है ना? उनको दुनियादारी से मतलब जी। नहीं है। और वो स्कूल से जब घर भी लौट के आता है तो वो फिर अपने मम्मी-पापा का मतलब काम में मतलब हाथ बटाता है ना? तो वो विज़न उसको दिख नहीं पाता कि पढ़ूँगा लिखूँगा तो और आगे कहाँ तक जा पाऊँगा, है ना? वो लोग फुल स्टॉप अपने आप ही लगा देते हैं। तो पेरेंट्स का रेगुलर काउंसलिंग गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग होता है ना प्राइवेट स्कूल वगैरह में, ये इसीलिए होता है कि कैसे वो आप आईक्यू को बढ़ाने के लिए मैनेज करें। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल में तो होता तो नहीं है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल में वो मतलब रहते हैं। और आप जितना भी फैसिलिटी दे दो, उस फैसिलिटी को मतलब कैसे वो एब्ज़ॉर्ब करेंगे उसके लिए भी हमको ट्रेन करना पड़ेगा। उनके पेरेंट्स को भी, टीचर्स मतलब स्टूडेंट्स को भी, सारे सारे लोगों को। अभी तो फ़िलहाल ये इतना ही बात मेरे माइंड में आया, बाकी आप लोग कंटिन्यू करिए या कुछ जी। आयशा आयशा जी काफ़ी अच्छा इनपुट दी, जिसमें हुँ, और आपका भी ऑन दिस मतलब रिलीजन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अगर मिशनरी स्कूल है तो बच्चा अच्छा इंग्लिश बोलेगा, अगर वो हुँ, शिशु मंदिर है तो नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अपने बच्चों को वो क्यों ये क्या कहते हैं उसको, नवोदय विद्यालय भेजने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ पे बड़ी बात आती है, द कॉन्सेप्ट इज पेरेंट्स स्कूल सिलेक्शन। ये पेरेंट्स स्कूल सिलेक्शन के ऊपर काफी रिसर्च हुआ है। प्रोफेसर गीता नाम्बिसान, सोशियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एमेरिटस इन जेएनयू है, वो काफी इस पे काम की हैं। और जब 2009 में राइट टू एजुकेशन आया तो उनका इस रिसर्च की वजह से वाउचर सिस्टम आया स्कूल में। जितना आप देख रहे हैं कि वाउचर सिस्टम जो पता नहीं मेरा बच्चा, हम इसे अपने बच्चे को यही स्कूल में डालेंगे, सेंट मेरीज में डालेंगे, तो ये में डालेंगे, वो पहले से डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा जो वाउचर सिस्टम है, तो आप बच्चे के नाम से आप मेरा एक बच्चा है 2 साल का है, मुझे इस स्कूल में डालना है करके आप जब गवर्नमेंट को अपील करते हैं तो वो चिट फंड मतलब क्या कहते हैं उसको, वाउचर सिस्टम से, कि वो बच्चा जो माँ बाप चाहते हैं उस स्कूल में नहीं जा करके बेस्ट स्कूल ऑफ द गवर्नमेंट उस स्कूल में उसके अकॉर्डिंग, उसके जो एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग में उसको उस स्कूल में भेजा जाए करके वो मतलब बनाया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल हो गया और नो डिटेंशन पॉलिसी आई। बहुत सारे ऐसे चीज हैं, कमियां हैं इसमें। और जिस जिस चीज की आप बात किए कि मिशनरी स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो वो एक होता है कि एक बच्चा जो मिशन सॉरी क्रिश्चियन नहीं है, सोचिए वो सरदार है या हिंदू है या कोई और रिलीजन से बिलोंग करता है, उस स्कूल में जाता है। लेकिन उस स्कूल में वही शिक्षा दी जाती है, रिलीजन बेस्ड शिक्षा दी जाती है। आप कोई भी स्कूल जाइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मदरसा ही जाइए, तो आपको इस्लामिक काइंड ऑफ इस्लामिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वैल्यू जो है, जो वैल्यू हमसे कहाँ से वो लोग लेके आ रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिलीजन बैकग्राउंड से लेके आ रहा है। क्रिश्चियन स्कूल में जो बच्चा क्रिश्चियन नहीं होते हुए भी वो क्रिसमस मना रहा है, सांता क्लॉज का टोपी पहन रहा है, वो गाने जिंगल बेल पे डांस कर रहा है, और वो आगे चल के उसकी तरफ झुकाव होता है उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गुरु नानक स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको पता है कि कड़ा का क्या मतलब है, उसको पता है कि क्यों पता है, क्योंकि उसको स्कूल में वो टीचिंग दिया जाता है, वैल्यू इंश्योर किया जाता है। नहीं बच्चा जो वैल्यू है, जो हमें वैल्यू है, हमको इस एजुकेशन, इस रिलीजन के तहत मिल रहा है ना। लव, forgiveness, all this comes from Bible, all this comes from Quran, all this comes from Gita text। ये हमको सिखाया जा रहा है, जो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जिस रिलीजियस बैकग्राउंड के जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रहा है। तो बच्चों का माता पिता ये देख रहे हैं कि अच्छा मेरा बच्चा इस इंस्टीट्यूशन में जाएगा तो क्या फायदा होगा, उसको कौन सा वैल्यू मिल रहा है, ये वो देखता है। तो पेरेंट्स का स्कूल सिलेक्शन वहां से शुरू होता है कि मेरे बच्चे को क्या एजुकेशन मिलेगा। यहाँ पे भी इंटरवीन करना चाहूंगी रजनी। मेरे ख्याल से जी। वैल्यू ही नहीं होता है, वैल्यू तो एक रीजन है ही,
दूसरा रीजन जो जिसके कारण मेरे ख्याल से पेरेंट्स चूज करते हैं ये रिलीजियस अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को, वो ये है कि उनको ये श्योरिटी होती है कि बच्चा यहाँ से निकलेगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। जैसे आपने बोला कि मिशनरी स्कूल से पढ़ेगा तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। वैल्यू बेस्ड अगर बस होता तो शायद मेरे ख्याल से चीजें कुछ और ही शिफ्ट होती। तो ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी शुरू से रहता है कि हाँ ये स्कूल में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ना कुछ बन ही जाओगे लाइफ में। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पे हाँ, तो ये भी है कि हम प्रॉफिट साइड देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, हम जो फ्यूचर हमारा जो अजम्पशन है वो कितना दूर मीट कर रहा है। जैसे अगर एक्साइज से पढ़ रहे हैं, क्या आप टिस से पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो रिलीजन जो क्या कहते हैं, कोई एक रिलीजन पे बेस्ड नहीं बल्कि सेक्युलर हो एंड डेमोक्रेटिक हो, वैसे बहुत कम मिलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे रुझान नहीं देखते हैं बच्चों को केंद्रीय विद्यालय भेजे या फिर नवोदय विद्यालय भेजे। वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हमको ऐसे स्कूल, एलिट स्कूल में भेजे। तो एलिट स्कूल का दायरा ये है कि पहले तो मिशनरी स्कूल आते हैं। तो यहाँ पे जब झारखंड गवर्नमेंट और उसका जो शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो हमें जब गवर्नमेंट स्कूल पे ज्यादा ध्यान देना है तो हमें रिलीजियस बेस्ड नहीं होना है। हमें बच्चों के माता पिता के मन से ये जो पेरेंट्स स्कूल सिलेक्शन का जो उनका जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। और एक पॉइंट मैं बोलना भूल जा रही हूँ, क्या था। हाँ, पेरेंट्स और स्कूल सिलेक्शन अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए भी करते हैं। कितना वो बार्गेनिंग पावर रखते हैं, कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चा जाता है, जैसे आपने बताया कि मजदूर के बच्चे जाते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं। और 2009 में जो 25% रिजर्वेशन की बात की है, जिसमें कि सोशियो एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे आते हैं, उनके स्कूल में जाते हैं उनके अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है उसको भी जानने की जरूरत है। कह तो देते हैं कि उनको भी एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल हम 25% से इंश्योर कर दी इक्वलिटी एजुकेशन में, बट कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होता है। और हम उसको एक जिस तरह से माइंडसेट है एलिट स्कूल, प्राइवेट स्कूल का, तो उसमें जो बच्चा 25% स्पेशल वाउचर से आता है, उसके साथ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो जब कॉन्टेक्स्ट आती है झारखंड के ऐसे क्या कहते हैं, अच्छा, तो इसको बराबरी का दर्जा कैसे मिले, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी ये फील ना करे कि बिकॉज ऑफ मैं नहीं इतना, मेरे माता पिता इतना बेयर नहीं कर सक रहे हैं जिससे कि हमको गवर्नमेंट स्कूल जैसे इतने गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रही है, और मैं इतना ऐसे गए गुजरे स्कूल में पढ़ रहा हूँ करके। तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर उसको मिले, वो अगर गवर्नमेंट स्कूल का बच्चे के साथ में कम्पीट करने की क्षमता रखता है, तो उसको ये उसके माता पिता का और उसको भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का क्या कहते हैं उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जैसे मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, फ्रॉम 6 to 10 और आगे का जितना भी मेरा पढ़ाई भी हुआ है वो भी गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में, कभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में नहीं है। लेकिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंश्योर करता है कि यस आई कैन केपेबल एनफ टू फाइट अलॉन्ग विद द अदर काउंटर पार्ट्स जो कि प्राइवेट स्कूल से आए हैं। आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको वो ताकत देता है जो बेहद लेवल पे फाइट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करना है, तो किस किस तरीके से किस इंटरवेंशन से हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ये मेरा पॉइंट है। रजनी आपने बहुत सही बात बोली कि बोलना चाहूंगी।
हाँ अच्छा, मंजरी हाँ बोल रही है। हाँ, हेलो, मंजरी हाय। जी, सवाल कुछ रेज। हाँ, 2-4 बातें मैं डालना चाहूंगी। पहले तो रजनी जी, आपको हेल्दी एंड हैप्पी देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतुष्टि हो रही है। तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। थैंक यू। सभी ने बहुत अच्छे थैंक यू इनपुट्स सो डाले। मच। अजय जी ने कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें यहाँ पर कही हैं। 2-3 बातें मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ, जो कि रजनी जी ने जो कहा एक्सो और मैक्रो लेवल पे जो इश्यूज एग्जिस्ट करती हैं उससे संबंधित हैं। हम लोग माइक्रो एनालिसिस में यदि बहुत ज्यादा जाएंगे तो बच्चे के लेवल पे, परिवार के लेवल पे हमको बहुत सारे इश्यूज अनगिनत दिखेंगे। पर्सनल चॉइसेस हैं, सब्जेक्टिव हैं, पर सिस्टम लेवल पे जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वह एक्सो और मैक्रो लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, जिस पे कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहला तो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पब्लिक एजुकेशन वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन, चाहे वो मिशनरी हो, किसी बिजनेस हाउस के द्वारा, सीएसआर के द्वारा चलाया जा रहा हो, या कोई भी एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर हो सकता है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा स्टूडेंट को, ये इंश्योर किया जाता है। और वो एक चीज है जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को अट्रैक्ट करती है। मैं अभी फिलहाल लखनऊ में हूँ, यहाँ स्कूलों के अंदर एसी लगा हुआ है, उनके बसेस तक में एसी लगा हुआ है। इट हैज नथिंग टू डू विद द मॉरल वैल्यूज दैट दे आर गेटिंग, इट इज द कंफर्ट दैट दे आर प्रोवाइडिंग। पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रही। दूसरी बात है एलिटिज्म की बात रजनी जी ने भी कही, और इसको मैं साथ में क्लब करना चाहूंगी ब्रांड वैल्यू से। ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट होता है? आप लिवाइस की शर्ट पहनेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। जी। आप तो बात वही है, रिकॉग्निशन। मैं एक स्कूल से पढ़ करके जाती हूँ, मुझे दूसरा स्कूल रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैं उसके जो कॉफी क्लब है उस वाले स्कूल से पढ़ के नहीं जाती हूँ, मेरे ग्रेड्स को क्वेश्चन किया जाता है। तुम्हें मैथ्स में 92 आया तो है, पर तुम्हारे स्कूल का क्या भरोसा, तुम्हारी ग्रेड जो है 52 लेवल की होगी। This is the way in which the schools have created a nexus, a network amongst themselves. उनका एक नेपोटिज्म का एक जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पूरे कंट्री के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। एक अपनी एक ग्रेडिंग रैंकिंग वो लोग चलाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे मिशनरीज की जो आपने अपील की बात की, एक कारण है उसका भी। मिशनरीज एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप फलां से लेकर के आइए बच्चे को एक्स स्कूल से, वाई स्कूल उसको जल्दी से ले लेगा, दूसरे वाले को पूछा जाएगा एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। कई सारे कारण है, बच्चे को बार बार एंट्रेंस टेस्ट दिलाने से हैरेसमेंट होता है, बच्चे का क्लास नीचे जा सकता है, इश्यूज हैं। पेरेंट्स बचना चाहते हैं इससे। स्मूथ रनिंग मिलती है अगर आप एक क्लब, एक विशेष ग्रुप के स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं। इसका पेडागोजी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज प्योरली द बिजनेस साइड ऑफ इट। तीसरी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ राइट। अगर हम प्राइवेट एजुकेशन को एक ऑल्टरनेटिव या एक पॉसिबल बेटर मॉडल के रूप में देखते हैं, वहां बच्चे को किसी भी तरह का राइट नहीं है। इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग आवर राइट्स एज गार्जियंस and parents, sometimes the decision is being made simply on the basis of convenience for our sake. हमको पेरेंट से बार बार, हमको टीचर से बार बार नहीं मिलने का मन होता है एज अ पेरेंट, हमको प्रिंसिपल से बहस नहीं करना है, हमको सरकार से बहस नहीं करना है, इसीलिए हम प्राइवेट में डाल देते हैं। प्राइवेट में क्या है, अगर आपके पास पैसा है आप जाओ, अप्रोच लगाओ, आपकी बात सुनी जाती है। अगर नहीं भी है तो भी आप पैसे की वादे करके आप अप्रोच लगा सकते हैं। जबकि अगर, जैसे कि अजय जी ने बताया, सरकारी स्कूलों में जिस तरह के सोशल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बुलिंग का इशू दिखाई दे रहा है, हैरेसमेंट का इशू दिखाई दे रहा है, अंडर एज बच्चे हैं, विदाउट कंसेंट उनके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, ये सब चीजें हैं। आर दीज नॉट सिस्टमिक प्रॉब्लम्स? दीज आर नॉट जस्ट लोकल इश्यूज, दीज आर नॉट सम इश्यूज रिलेटेड टू अ फैमिलीज बैकग्राउंड, कि वो पुअर फैमिली है या बैकवर्ड फैमिली है या गाली गलौज के माहौल में रहता है। दीज आर सीरियस कंसर्न्स ऑफ चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड राइट्स। पर इस पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में बात हो रही है। मैं जाती थी, गांव देहात का स्कूल था, मिशनरी का स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था, और मैं वहां गाली देना सीख करके आई थी। मेरी उम्र मात्र 5 साल थी। मुझे मम्मी ने जम के धोया। मैं एक ग्राउंड के एक कोने में खड़े होकर दूसरे कोने के बच्चों को गालियां दे रही थी। I was learning it because it was a rural surrounding. It has nothing to do whether the school was a missionary school, whether it was a private school or a government school. I would have picked it up anyway, क्योंकि वो एक rural surrounding था। तो मेरे पेरेंट को जब मालूम पड़ा, उन्होंने एक्शन लिया, स्कूल ने भी इसका संज्ञान लिया और बुलिंग को वही उन्होंने रोका। आई वॉज द बुली, मैं सबसे छोटी थी क्लास में, आई वॉज द बुली, आई वॉज बुलिंग द अदर किड्स। मेरी कंप्लेन हुई। सो दिस इज the approach that I would like to bring out, ki where as consumers of education, as citizens who have the right to education, where are we lacking in our approach?
As I already pointed out, this is not a question of pedagogy, rather it is a Mhm. business side of education, rather it is the rights side of education that we are possibly missing. एक बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी खासतौर पर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, द क्रिएशन ऑफ झारखंड इन द ईयर 2000 और उसके पहले 80 से लेकर 1980 से लेकर 2000 तक की जो भी कहानी रही है वो 70 और 60 की कहानी से बिल्कुल अलग है, 1950 की कहानी से बिल्कुल अलग है। झारखंड का जब गठन होता है तो वो झारखंड की डिमांड के आधार पे नहीं गठन होता है, सहूलियत, राजनीतिक सहूलियत के आधार पे होता है। और ये सारी राजनीतिक सहूलियतें इकोनॉमिक्स से संबंध रखती हैं। कब अपॉर्चुनिटी सही था वहां के संसाधनों का दोहन अच्छे से किया जा सके इसके लिए, तब जाके झारखंड को बनाया गया, ना उसके पहले ना उसके बाद में। द इकोनॉमी ऑफ झारखंड is not in the hands of the people of Jharkhand. It is in the hands of a particular type of elite, which is composed of both local and outsiders. These elites do not function on their own. Again, they have a nexus with the local business community, the national leadership. तो यहाँ एक थ्री टीयर एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पर कि लोकल बिजनेस कम्युनिटी, जिसमें इंक्लूडिंग द ग्रे इकोनॉमी वो भी शामिल है, वह है झारखंड का लोकल राजनीतिक और इकोनॉमिक एलिट है, और इसके बाद में देश का जो हमारा राजनीतिक और इकोनॉमिक एलिट है, ये तीनों है। इनका इंटरेस्ट झारखंड में क्या है? क्या इनका इंटरेस्ट झारखंड के लोगों को एम्पावर करना है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल फैसिलिटीज डेवलप करना है? मुझे लगता है यहाँ सभी लोग अग्री करेंगे इस बात पे कि नहीं है इसका जवाब। उसका जवाब सीधा सीधा ये है कि झारखंड एक बिजनेस इंटरेस्ट है उनके लिए। हम माइनिंग एरिया हैं, हम चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, हम एक ऐसा राज्य है जहां पर कि कोई नहीं देखता है कि क्राइम रेट कितना भाग रहा है, तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव माना जाएगा ऐसे काम के लिए जहां आपको सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपका बिजनेस चलता रहेगा। मैं कंपेयर करना चाहूंगी इसको अफ्रीका के सिचुएशन से, जहां डायमंड की माइनिंग होती है, आप देखेंगे वहीं वॉर होता है। आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे जहां से तेल निकलता है वहीं वॉर होता है। We are in the middle of a human rights crisis because we have mineral resources. Mineral resource को resource curse भी बोलते हैं साधारण भाषा में। तो ऐसे हालत में अगर हम इंडस्ट्री के साथ में एजुकेशन को थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके नहीं देखेंगे, उसके रिलेशन को नहीं समझेंगे, तो सिर्फ पेडागोजी पे बात करने से या जो सिर्फ जो आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट है एजुकेशन का बात करने से वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। मिशनरीज जब शुरू में भारत में स्थापित हुई, लखनऊ में एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, ला मार्टिनियर फ्रेंच मिशनरी है। जब ये स्थापित हुई तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? हमारे देश के पास, राज्य के पास, इंडिया के पास पैसा नहीं था। ये पैसा कहाँ से आ रहा था? उनका एक सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर उधर से ही आया इनके पास में, तो इन्होंने अपना सिस्टम उधर लगा दिया। दैट इज द बिजनेस साइड ऑफ मिशनरी, हाउ दे अप्रोच द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। अब अगर हम बात करेंगे कि अभी हमारे वहां पर कौन करेगा ये सब स्कूल लगाने का काम, कोई नहीं करेगा, किसी को स्कूल लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिशनरीज को था अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में, उन्होंने किया, अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस। बट अभी वहां पर कौन स्कूल लगाने का काम करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अगर हम सरकार की तरफ ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट ही वहां पर स्कूल लगाएगा, अगर उसको स्कूल लगाने में मुनाफा दिखाई देता है तो। सरकार दोहन के व्यवस्था, एक दोहन के सिस्टम में व्यस्त है। सरकार से यदि हम उम्मीद करते हैं कि वहां का एजुकेशन सिस्टम एनहांस होगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन अनलेस द एकेडमिक कम्युनिटी एंड द एजुकेशनिस्ट्स आर आल्सो लॉबिंग विद द इंडस्ट्री इटसेल्फ। जमशेदपुर का आप देखिए, बोकारो का आप देखिए, एजुकेशन का मॉडल अव्वल दर्जे का है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री के साथ उनका एक खास रिलेशन है। वहाँ मेरे इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उन्हीं के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं के परिवार वाले लोग वहाँ स्कूलों में नौकरियां करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट्स। मैं चाहूंगी कि अगर हम ये मॉडल गुमला में रेप्लिकेट करके देखें तो व्हाई वुड इट वर्क? वहाँ ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है जो स्कूल्स को इस तरह से लॉबी कर सकेगा। सो इट विल नॉट वर्क देयर। लोहरदगा में यही ट्राई करेंगे, नहीं काम करेगा। रांची में ट्राई करेंगे, जहाँ तक एचईसी का प्रभाव था वहां तक काम करता था, उसके अन्य क्षेत्रों में आप देखेंगे तो फिर अगेन आपको फिर इशू दिखाई देने लगता है। नामको में वही मॉडल काम करता है, अरगोड़ा में काम नहीं करने लगता है। So at district level, at block level, and at a bigger level also, we can see how the relation between industry and education is working.
So I would really like, because economics is an area which is weak for me, and गणेश भैया यहाँ हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पे थोड़ा सा जरूर प्रकाश डालें कि how we can approach it as young academicians and research scholars. Thank you. थैंक यू मंजरी जी, आपने बहुत अच्छा मतलब बात बोली कि कैसे पॉलिटिक्स एजुकेशन पॉलिटिक्स इन एजुकेशन किस तरह से डिफरेंट नहीं है, किस तरह से नेपोटिज्म है, वो सारी चीजें हम क्या कहेंगे पावर गेम इसमें है ही, क्योंकि एजुकेशन अगर एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसमें हम सबके माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसा हो, वो चुनाव वही करता है जो रूल करना चाहता है। तो आप जिस तरह से नेपोटिज्म की बात आपने बताया वो है ही, जैसे एक क्या कहेंगे भाई भतीजावाद चलता ही है कि अगर कोई जैसे आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सब भी देख लीजिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए कोटा रखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, आपको एक स्पेशल माइनॉरिटी के हिसाब से वहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी रखा, तो ऐसे स्कूलों में भी है कि क्रिश्चियन स्कूल से आ रहे हैं तो अगर आप उस सर्कल है, आप जानते हैं फादर को, तो आपको स्कूल में बैकडोर से एंट्री मिल जाती है, आप उसके काबिल नहीं है फिर भी आपको मिल जाता है। ये पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन में है। तो लेकिन हम जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो कैसे, जब इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन आया उस समय में मकॉले मिनट्स बनाने से पहले भी चार्टर जो पॉलिसी आई थी उसमें भी सिर्फ एक ही बार में वो सारा फाइनलाइज नहीं हुआ। तो हमारा जो बुनियाद है हमें लगे रहना है इसको बनाने में कि कहाँ हम सफल हो पाए, कितना हम इनपुट्स डालें, और हो सकता है इसमें हम सफल ना हो लेकिन कोशिश करते रहना जरूरी है। मकॉले मिनट 1835 में बना हुआ था, वो आज भी एग्जिस्ट करता है इंडियन सिस्टम में। आप देख लीजिए जो ब्रेक वो पहले वो लगा के रखे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर टर्शियरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो अभी भी बना हुआ है और अभी भी चल रहा है। उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव स्मिटो एंड डेविडो अमेरिका के प्राइमरी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया कि अलजेब्रा जो हम इंडिया में सीखते हैं 6th क्लास में ही, हमको क्यों सीखना जरूरी है? अलजेब्रा हम क्लास 1 से नहीं सीख सकते हैं। लेकिन उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, तोड़ा कि नहीं, बच्चे का कैपेबिलिटी आप इस तरह से डेवलप करें कि वो क्लास 2-3 में ही उसका जो लॉजिकल दिमाग है, जो सीखने की काबिलियत है, उसको आप स्ट्रेच करने के उसको आप जब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो एक एक्स्ट्रा ऐसा फील्ड देते हैं जो आप उसको अपने लर्निंग को बढ़ा सकता है। अगर वो माहौल देंगे तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो उन्होंने वहाँ ब्रेक किया। तो हम यहाँ पे बस कोशिश कर रहे हैं कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वन एट अ टाइम तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्या चीज हो सकता है। बेशक पेडागोजी पे अभी तुरंत ही बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। रजनी, मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूंगी आप जो बोल रहे हैं। मंजरी ने बहुत सही बात बोली कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखें तो ये मतलब दे हैव बिकम प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो झारखंड की बात करें चाहे किसी और स्टेट की बात करें। दिल्ली में भी इट हैज ऑल स्टार्टेड, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जिस तरीके से हम लोगों को बोला गया है कि 25% एजुकेशन अब ऑनलाइन ही होगी, सब कुछ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला। और पॉलिटिकल अफिलिएशन का काम तो रहा ही है, एजुकेशनिस्ट से कोलैबोरेट करके किस तरीके से। अभी आप झारखंड में ही देखिए, हर नूक एंड कॉर्नर में जिसके पास पैसा आ गया है वो दो चीज करता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलता है या तो पेट्रोल पंप वगैरह का कुछ लेता है, तो या फिर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह खोलता है। तो दीज आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो उसमें नंबर 1 आता है। तो वो तो रहा ही है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और उसको लेकिन बात है कि वी नो द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उससे कैसे निकला जाए। तो मैं दिल्ली का एग्जांपल देना चाहूंगी। दिल्ली में अगर आप अभी सरकारी स्कूल का सिचुएशन देखें तो दे आर competing with like private institutions, right? स्कूल्स का अभी सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट आया है केजरीवाल जी के गवर्नमेंट में,
जिस तरीके के रिफॉर्म्स हुए हैं वो बहुत रेवोल्यूशनरी है, यू नो, लाइक सरकारी स्कूल में अब सब लोग बोल रहे हैं, अभी जो इलेक्शन भी केजरीवाल जी ने जीता, दैट वाज बिकॉज एजुकेशनल रिफॉर्म और हेल्थ केयर रिफॉर्म जो वो लेके आए यहाँ पे। तो ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कुछ इंटरवेंशन स्पेशली रिलेटेड टू पेडागोजी या फिर यू नो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशंस होते हैं उसके द्वारा आप रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो विल होना चाहिए, पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होती है, अगर दिख रही होती है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी का वहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर हम लोग एकेडमिशियंस जो मतलब काफी जगह पे हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन में है, तो हमारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सरकार खुद आगे बढ़कर हमसे सजेशन मांग रही है तो फिर हम वहाँ पे इंटरवीन कर सकते हैं और करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल भी ये कहना कि यू नो पॉलिटिकल एंड प्रॉफिट मेकिंग कोलैबोरेशन है और उस पर इंटरवेंशन नहीं हो सकता, वो बहुत ही मेरे ख्याल से स्केप्टिकल और बहुत नेगेटिव स्टैंड पॉइंट लेना हो जाएगा। और मैं मतलब बिल्कुल मंजरी जी से मैं बिल्कुल मतलब आपने जो कहा मैं उससे अग्री करती हूँ, क्योंकि मैं खुद डीएवी की प्रोडक्ट हूँ और मुझे पता है कि किस तरीके से वहाँ के डायरेक्टर जो हैं उनका एक पॉलिटिकल अफिलिएशन रहा है। और एक स्कूल से वो अभी देखें तो पूरे के पूरे झारखंड में ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो अपना यू नो ब्रांचेस खोल चुके हैं। वो एक कारण बिल्कुल रहा है कि उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन रही है और ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो उनका कोलैबोरेशन रहा है उसी के कारण वो कर पाया। वो नहीं होता तो वो इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाते अपने आप को डीएवी एज ए इंस्टीट्यूट। और वो हर सारे मिशनरीज के साथ भी अगर आप देखें क्यों वो कर पाए, तो ऑब्वियसली बात है, एक तो आपने जैसे बोला कि वो था कि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और दूसरा था कि पैसा आ रहा था। अब गणेश जी ज्यादा बता पाएंगे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये यहाँ पे तो पॉलिटिकल वो नहीं दिख पाता है, तो बाहर से शायद पैसा आ रहा था जिसके द्वारा ऑब्वियसली मोटो था कि रिलीजन भी स्प्रेड करना है, रिलीजन को स्प्रेड करना है एंड और स्प्रेड करने का एक ही जरिया होता, झारखंड में जो दिखा या फिर और स्टेट्स में भी दिखा, वो जरिया था एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जहाँ पे इंटरवेंशन रहा है सारे माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का, ताकि वो अपना एक अपहोल्ड दिखा सके। तो जो भी है सिचुएशन को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा इस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए क्या किया जा सकता है एज एकेडमिशियन, एज सिविल सोसाइटी, जो हमारे हाथ में है। मैं फिर से वही कहूंगी कि वो कहना कि जो हो गया अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट अभी हमें सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में है। एंड डेफिनेटली एज एकेडमिशियन, जैसे रजनी भी बोल रही थी कि पेडागोजी इज समथिंग जहाँ पे हम इंटरवीन कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से करिकुलम अब डिजाइन किया जाए। और सरकार मांग रही है, जैसे कल प्रदीप जी बोल रहे थे करिकुलम टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स की करिकुलम के बारे में बात बोल रहे थे, तो वहां पे हम इंटरवीन नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हम यूजीसी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिस दिन हम में से कुछ लोग वहां पे जाके बैठ जाएंगे, हम वहां पे भी इंटरवीन करेंगे। इसलिए कुछ लोगों को उस लेवल पे आना पड़ेगा कि अभी, लेकिन हम अपने स्टेट में तो इंटरवीन कर ही सकते हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से ये इंटरवेंशन इज मच नीडेड। और अगर हम, गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उनको एक रास्ता दिखाएं, एक डिजाइन बना के दें, तो क्यों ना करें। एंड ऑब्वियसली जब हमारे पास इतने लोग हैं जो टैलेंटेड है, जिनको पता है कि किस तरीके से रास्ता बनाया जाए, तो आई थिंक वी शुड मेक यूज ऑफ दैट, राइट? सो आई थिंक मैं सिर्फ 2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगी और सिर्फ 2 पॉइंट। लाइब्रेरी की बात नहीं हुई। लाइब्रेरी जरूरी है, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में भी जो बच्चे स्कूल जाने से पहले आंगनवाड़ी में जा रहे हैं या फिर स्कूल जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको एक लाइब्रेरी का फैसिलिटी उनको देना चाहिए, क्योंकि जो बाल साहित्य है अगर वो नहीं देखेंगे तो वो उनको उनके जो मन मानस को कभी वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। और जो हम क्या कहते हैं, पढ़ना एक हैबिट में उतारना पड़ता है। हम लोग उसके ह्यूमन माइंड आर नॉट ट्रेन, मतलब ह्यूमन माइंड आर नॉट मतलब क्या कहेंगे, वायर्ड टू लर्न, बट हमको उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो वो ट्रेनिंग तभी होगी जब हमको बाल साहित्य मिले या हमको पढ़ने लिखने का वो सब चीज मिले। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, हर लेवल का एजुकेशन में लाइब्रेरी फैसिलिटी जरूर हो।
और एक बात मंजरी जी ने जो उठाई, और मैं स्कूलों में भी काफी मैंने भी जूझा है, क्योंकि आई एम काउंसलर, स्कूल काउंसलर। उसमें जो बच्चों को साइको सोशल एंड एकेडमिक और करियर रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम्स होती है, मैं डेली लेवल में उनसे डील करती हूँ। तो उनका जो हेल्दी रिलेशनशिप, जैसे आजकल तो प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ काउंसलर का और नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ अवेलेबल है। बाकी गवर्नमेंट स्कूलों में तो बिल्कुल कोई बोलने वाला भी नहीं है कि आप ऐसा मतलब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या हो रहा है बच्चे के साथ में, कोई नहीं बोलने वाला कोई नहीं है। तो काउंसलर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप और जो फिजिकल रिलेशनशिप और बहुत सारे ड्रग अब्यूज, क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम, ये सारी बातें जो अभी जनरेशन फेस कर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज, बुलिंग, बहुत सारी चीजें, इशू जो हैं जो फेस कर रहे हैं। खास करके आजकल तो सिर्फ एलिट स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में अवेलेबल है, बाकी सारे बच्चों को भी उनको भी मिलने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन में इनकी बातें भी होनी चाहिए कि उनके जो मेंटल वेलबींग के लिए कुछ सरकार प्रबंधन करे, और उनके जो नीड्स हैं अपार्ट फ्रॉम बाकी जो सोशल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है, उसको भी गवर्नमेंट ध्यान दे। मेरा यही 2 पॉइंट रखना चाह रही थी बस। थैंक यू। और अभी लाइब्रेरी की बात करी रजनी ने, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, मुझे जो आई थिंक पर्सनल मोटिवेशन है या पॉलिटिकल मोटिवेशन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल मैं काफी लोगों को, खासकर यंगस्टर्स जो पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना हाथ आजमाया है, वो देख रही हूँ हर कोई लाइब्रेरी खोल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट झारखंड में देखने को मिल रही है कि हर कोई जहां भी जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट उन्होंने जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बोला कि मुझे आप बुक्स दीजिए, मैं और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बस बुक्स एक्सेप्ट करूंगा। और अब काफी गणेश जी को पता होगा कि हमारे जितने दोस्त हैं जो पॉलिटिक्स में जिन्होंने हाथ आजमाया है, सभी आजकल लाइब्रेरी खोल रहे हैं गाँव में। तो एक जो भी पॉलिटिकल कारण है या पर्सनल मोटिवेशन है मुझे नहीं पता, तो ये मुहिम शुरू हो गई है। एंड आई थिंक इसको बस एक पुश मिलता रहना चाहिए कि हाँ वो चीज होती रहे, सरकार के लेवल पे हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। अब गणेश जी आप होस्ट हो, यू कैन टेक ओवर। आयशा जी की बात में मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी को एक आइडेंटिफाई किया कि एक चीज है जो डेवलप हो रही है। की एरियाज रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है हमें, जहां पर वी कैन एक्चुअली इन्वेस्ट आवर एनर्जी। जैसे कि लाइब्रेरी हुआ फॉर इंस्टेंस, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज का विषय था, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ we are putting our energy into getting education in any particular field of our interest, but if that does not translate into an industry, then it's a lost venture. अगर लाइब्रेरी है तो हम अगर देखें तो झारखंड में लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग कितने प्रतिशत लोग ले रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली ट्रेन्ड फॉर दैट जॉब, how many of them will be eligible to get that job once Hemant Soren actually is successful in getting a whole lot of libraries and whole lot of books for us. तो ये भी एक रिकॉग्नाइज करने की शायद जरूरत है यहाँ पर कि where we can actually put our efforts in order to actually have a good human resource. Thank you. I think we should get started and start हो चुका है. So it's a very good intervention. I think we should like keep ourselves motivated. I think गणेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं.